हेलो स्टूडेंट्स, एस वी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 11 की अनिवार्य हिंदी पुस्तक आरोह का प्रथम अध्याय नमक का दारोगा, उसमें हमने पढ़ लिया था लेखक का परिचय और उसके द्वारा लिखे गए विभिन्न ग्रंथ, कहानियाँ और उपन्यास। और इस कहानी के बारे में भी हमने पढ़ लिया था कि किस प्रकार से ये कहानी धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है और धन और धर्म हम क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार इसमें किस प्रकार से इस कहानी को बताया गया था उसको सारांश रूप में हमने पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ते हैं इस कहानी को नमक का दारोगा। दारोगा कर्मचारी होता है। तो पढ़ते हैं इसको। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यापार करने का निषेध हो गया। ये व्यवहार नहीं है, या व्यापार होगा, क्योंकि इसका पहले व्यापार होता था नमक का, परंतु जब इसकी बहुतायत हो गई और प्राकृतिक चीज़ हो गई तो इसका व्यापार बंद कर दिया गया और लोग इसका चोरी छिपे व्यापार करने लगे। तो जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यापार करने का निषेध हो गया। निषेध का मतलब होता है मनाही करना, किसी चीज़ पर रोक लगाना हो गया। तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे और लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे, जिसे हम सामान्य भाषा में 2 नंबर से कह सकते हैं कि गलत तरीक़ों से, अवैध तरीक़ों से, नियमों के विरुद्ध इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हो गया, अर्थात विभिन्न प्रकार के छल और प्रपंच यानी कि ढोंग, विभिन्न प्रकार के तौर तरीके लोगों ने अपनाए ताकि इसके व्यापार को चलाया जाए। कोई घूस से काम निकालता था तो कोई चालाकी से, या घूस का मतलब होता है रिश्वत। घूस का मतलब होता है रिश्वत, यानी कि कोई रिश्वत से काम चलाता था तो कोई होशियारी से यानी कि चालाकी से अधिकारियों के पौबारे थे। पौबारा होना यानी कि खूब मालामाल होना। जो अधिकारी वर्ग था, जो दरोगा वर्ग था, वो बहुत ही ज़्यादा मालामाल हो गया था, क्योंकि वो घूस से काम चलाते थे। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़ कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। यानी कि पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित, यानी कि जो पटवारी का पद था, जो सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, तो लोगों ने वो पद छोड़ दिए और इस विभाग की बरकंदाजी करते थे, यानी कि इस विभाग की चौकीदारी करते थे। तो बरकंदाजी का मतलब होता है बंदूक को लेकर चलने वाला सिपाही, यानी कि जिसे हम चौकीदार या गार्ड भी कह सकते हैं। तो लोगों ने पटवारीगिरी वाला पद छोड़ दिया और इस काम पे हो गए, क्योंकि इसमें मोटी कमाई थी भाई। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। इसके दारोगा पद के लिए, इसमें नौकरी करने के लिए तो जो वकील लोग थे उनका भी जी बहुत ज़्यादा ललचाता था। उनका भी मन करता था कि इस विभाग में चले जाएं। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था, यानी कि फारसी लोग बहुतायत थे, यानी कि उनका आधिपत्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसिंदा लोग, यानी कि फारसी लोग, सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को, नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। यानी कि कौन? मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा, ये कोई विदेशी कहानी है
उसका मुख्य पात्र है जुलेखा। मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत और नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोज़गार की खोज में निकले, अर्थात उसे वो भी कोई ना कोई रोज़गार मिले इसकी खोज में चले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे, यानी कि उन्हें बहुत ज़्यादा अनुभव था। किनके पिता? मुंशी वंशीधर के पिता। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, यानी कि जो घर की कंडीशन है उसकी जो दशा है बड़ी ही कमज़ोर है, अर्थात घर कमज़ोर होना, दुर्दशा, बुरी दशा होना। ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, यानी कि कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती ही चली जाती हैं, अर्थात लड़कियों वाला घर है और वो घास फूस की तरह बढ़ती ही जा रही हैं, अर्थात वो बहुत जल्दी बड़ी हो रही हैं। कल को इनका शादी विवाह भी करेंगे तो उस समय भी पैसों की, धन की आवश्यकता होगी, इसलिए किसी न किसी काम धंधे लगो। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूँ। कगारे पर का वृक्ष होना यानी कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और पता नहीं कब ये पेड़ धड़ाम से गिर जाए, अर्थात मेरी मृत्यु हो जाए। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। मालिक मुख्तार होना यानी कि मुखिया होना। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। ओहदे का मतलब होता है पद। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। यह तो पीर का मज़ार है, यानी कि पीर की बनाई हुई जगह है। जिस प्रकार अपने मड़ी मसानी वगैरह, मस्जिदें वगैरह देखते हैं, उस पर चादर चढ़ाई जाती है, यानी कि जिसको मज़ार कहते हैं। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। यानी कि पिता भी थोड़ा अनुभवी है तो उसने उसे समझाने का प्रयास किया कि ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ क्या हो, ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है। पूर्णमासी का चांद होना यानी कि महीने में एक बार दिखाई देना। तो इन्होंने उदाहरण देकर समझाने का प्रयास किया, जो सैलरी मिलेगी, जो मासिक पगार मिलेगी, वेतन मिलेगा, तनख्वाह मिलेगी, वो तो पूर्णमासी का एक चांद है जो दिन में एक दिन दिखाई देता है, अर्थात तनख्वाह तो एक ही दिन महीने में मिलती है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। और वो तनख्वाह एक महीने की मिलेगी और वो धीरे धीरे लगती क्या हो जाएगी, एक दिन ख़त्म हो जाएगी। अर्थात ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, परंतु जो ऊपरी कमाई है, जो 2 नंबर की कमाई है, जो अवैध तरीके से कमाया जाने वाला पैसा है, वो बहता हुआ स्रोत है, वो बहता हुआ झरना है, अर्थात दिन प्रतिदिन रोज़ाना बहता रहता है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वह ऐसा स्रोत है, ऐसा झरना है जिससे सदैव या रोज़ाना प्यास बुझती है, अर्थात वो रोज़ाना की कमाई है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। वेतन तो कौन देता है? मनुष्य देता है और इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती, अर्थात कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है। ऊपरी आमदनी है जो 2 नंबर से पैसा आएगा, वो कौन देता है भाई? ईश्वर देता है, इसी से बरकत होती है, यानी कि यही बरकत करता है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। ये सब इतनी बातें कहने के बाद वो फिर अपने बेटे से कह रहा है कि तुम खुद विद्वान हो, पढ़े लिखे हो, इससे ज़्यादा मैं आपको क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। विवेक का मतलब होता है मनुष्य का इतना दिमाग विकसित हो जाना कि उसे अच्छे और बुरे की पहचान करने का मादा आ जाए, उसमें बुद्धि आ जाए। तो इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, मौके को देखो। उसके उपरांत जो भी आपको उचित लगे, जो भी आपको क्या लगे, जायज़ लगे, वो करो। यानी कि उसके उपरांत जो आपको अच्छा लगता है वही आप करो। गर्ज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है। कोई गर्ज वाला आदमी है, यानी कि उसको गर्ज है, उसको ज़रूरत है, इसके ऐसे आदमी के साथ कठोरता रखना, इसमें क्या है, लाभ ही लाभ है, इनकम ही इनकम है। लेकिन बेगर्ज को दाव पर पाना ज़रा कठिन है, और जो बेगर्ज हो उसको दाम पे पाना
जरा कठिन है, थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो किसी भी समय धोखा दे सकता है। इन बातों को निगाहों में बांध लो, इन बातों को अपनी नज़रों में बांध लो, अर्थात इन बातों को अपने मनों में बांध लो, इन बातों को कभी भी मत भूलना, ये काम आने वाली बातें हैं। यह मेरी जन्म भर की कमाई है, यानी कि इतनी जो बातें अपने ऊपर पड़ी हैं तो वह अपने पुत्र से कह रहा है कि यह मेरे जन्म भर की कमाई है, अर्थात इस प्रकार की एक्सपीरियंस से, इस प्रकार के अनुभवों से मैं अपनी जीवन यात्रा के दौरान गुजरा हूँ। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल पड़े। और तब क्या हुआ, इस उपदेश के बाद पिताजी ने उनको आशीर्वाद दिया और वंशीधर भी बड़ा आज्ञाकारी पुत्र था और उसने भी उनकी अपने पिता की बातों को बड़े ही ध्यान से, बड़े ही गौरपूर्वक, बड़े अच्छे तरीके से सुना और तब घर से चल खड़े हुए। चल खड़े हुए का मतलब हुआ यानी कि अपने घर से रवाना हो गए। किसके लिए रवाना हुए? किसी नौकरी की तलाश। इस विस्तृत संसार में, विस्तृत संसार का मतलब होता है पूरा ब्रह्मांड कह सकते हैं, पूरा संसार जहाँ लोग रहते हैं, यानी कि यह संसार है बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, इसमें विभिन्न प्रकार के लोग हमें जीवन भर मिलते रहते हैं। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य, अपना मित्र, बुद्धि और पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। इस विस्तृत संसार में, इस फैले हुए संसार में, इस लंबे चौड़े संसार में उनके लिए धैर्य, धीरज, धैर्य अपना मित्र, जो धीरज था वही उसका मित्र था, बुद्धि जो उसकी अकल थी वही उसके पथ प्रदर्शक थी, उसको रास्ता दिखाने वाली थी, और आत्मावलंबन, अपने आप का सहारा ही उसका अपना सहायक था, उसकी सहायता करने वाला था। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे। शकुन अच्छा हुआ था, यानी कि घर से कई बार चलते हैं तो कहते हैं भी सवाई पे चलना चाहिए, तो कहने का मतलब ये है कि वो जब घर से निकला था तो शकुन, अच्छे शकुन से चला था। जाते ही जाते नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए, और जाते ही अच्छे शगुन से घर से निकले थे और जाते ही क्या हुए भी, दरोगा पद पे प्रतिष्ठित हो गए, और वो भी किसमें? नमक विभाग में, जिसका अवैध तरीके से क्या होता था, व्यापार होना शुरू हो गया था, क्योंकि सरकार ने इस पे रोक लगा दी थी प्राकृतिक वस्तु पे। तो उसी अवांछित तरीके से, अवैध तरीके से जो नमक जाता था उसी पे नियंत्रण करने का काम इनको करना था। तो जाते ही नमक विभाग के दरोगा पद पे क्या हो गए? प्रतिष्ठित हो गए, अर्थात उनको दरोगा का पद मिल गया। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं था। वेतन भी खूब था, यानी कि नमक विभाग में दरोगा पद मिल गया, अच्छा पद मिल गया, और वेतन तो अच्छा था, वेतन भी खूब था, और इसके साथ साथ ऊपरी आय यानी कि अवैध तरीके से जो इनकम थी, आय थी, वो भी खूब थी, उसका कोई ठिकाना नहीं था, उसका कोई अंत नहीं था, यानी कि बहुत ज़्यादा अवैध तरीके से भी उसमें आय थी। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले नहीं समाये। जब उनके पिता को अर्थात मुंशी जी को ये सुख संवाद, ये सुखद समाचार मिला तो वे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए और फूले नहीं समाये। फूले नहीं समाना का मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना। कौन सा समाचार मिला? कि मेरा पुत्र है, जैसा मैंने चाहा था उसी प्रकार की पोस्ट पे, उसी प्रकार के पद पे आसीन हो गया है, प्रतिष्ठित हो गया है। तो इस प्रकार का जब मुंशी जी को समाचार मिला, सुख संवाद मिला, तो वे फूले नहीं समाये, अर्थात बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। महाजन कुछ नरम पड़े, जो महाजन थे, जो बड़े लोग थे, वो भी थोड़े कमज़ोर पड़े। कलवार की आशालता
लहलहाई, जो उम्मीदें उन्होंने की थी, वो आशा रूपी लता थी, वो लहलहाई, अर्थात उनका आंतरिक संतोष हुआ उन्हें, और पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगा। और जो पड़ोसी थे उनके हृदय में बहुत ज़्यादा पीड़ा होने लगी, बहुत ज़्यादा दर्द अनुभव उनको होने लगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब पड़ोसी तरक्की करता है तो उसका दूसरा जो पड़ोसी होता है उसकी तरक्की पे कभी भी खुश नहीं होता, खुश प्रसन्न नहीं होता। तो इसी प्रकार की बात यहाँ भी कह रहा है कि पड़ोसियों के हृदय में जो मुंशी जी के क्या थे, पड़ोसी थे, तो उनके हृदय में शूल उठने लगे, अर्थात वो बहुत ही ज़्यादा दुखी रहने लगे। तो कहने का मतलब ये है कि लोग अपने सुख से इतने सुखी नहीं हैं जितने दूसरों के सुख से क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। इसलिए हमें ऐसी भावना अपने मन में कभी भी नहीं लेके आनी चाहिए। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से वह अपनी नौकरी शुरू करता है और किस प्रकार से उसको नौकरी से निकाला भी जाता है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार से इस लेसन को अपने पढ़ेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।